एक पर्सन के बारे में बताती हूँ। वो एक कंपनी में काम करता था। ही वॉज टॉप परफॉर्मर इन हिज टीम। अपनी डेडलाइंस को टाइम पे फिनिश करता था और लेट तक जागता था अगर नीड होती थी। मतलब एक बहुत ही स्किल्ड एंड गुड एम्प्लॉय। लेकिन एक दिन उसे इन्विटेशन मिलता है कि आपको एचआर से मिलना है एंड 15 मिनट बाद इट्स ओवर। उसकी जॉब जा चुकी थी। मतलब उसके रोल की अब कंपनी को कोई नीड नहीं है। नो वार्निंग, नो परफॉर्मेंस इश्यू, नो मिस्टेक एंड ही इज़ आउट। एंड इससे भी अजीब बात आपको ये लग सकती है कि उससे भी कम स्किल्ड एम्प्लॉय उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि इतना अच्छा एम्प्लॉय होने के बावजूद भी अगर कोई कंपनी, कोई वर्क प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं है, तो फिर ऐसा क्या करना होगा कि वो वर्क प्लेस, वो कंपनी हमारे लिए एक सेफ प्लेस बन के रह सके। देखो, सबसे पहले ये समझो, दिस इज़ नॉट रेयर, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। ये हर जगह हो रहा है। कोई रेयर बात नहीं है कि किसी स्किल्ड एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया गया है एंड कोई एवरेज एम्प्लॉय उसी कंपनी में काम कर रहा है। ये हर जगह हो रहा है, चाहे वो टेक ले ऑफ है, चाहे कोई वो स्टार्टअप शट डाउन हो रहा है, चाहे वो कंपनी रिस्ट्रक्ट हो रही है, या किसी भी प्रकार से हो रहा है। तो ये रेयर नहीं है, ऐसा होता है। और ये केवल और केवल अंडर परफॉर्मर्स के बारे में भी नहीं है कि आपने अंडर परफॉर्म किया एंड आपको कंपनी से निकाल दिया गया। इसमें आपके सीनियर इंजीनियर्स भी शामिल है, इसमें आपके हायर अचीवर्स भी शामिल हैं, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स भी शामिल हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो सोचते थे कि हमारी जॉब इस कंपनी में बिल्कुल सेफ है। सो हम सब ना एक फॉर्मूला बिलीव करते हुए बड़े हुए हैं, वर्क हार्ड, गेट गुड, स्टे सेफ। कि बहुत ज़्यादा मेहनत करो, जो इस काम में आप मेहनत कर रहे हो उसमें बहुत अच्छे हो जाओ एंड आप सेफ हो जाओगे। लेकिन जो रियल वर्ल्ड है ना, वो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता, वो इस फॉर्मूला को बिलीव नहीं करता। बिकॉज नाउ डेज जॉब्स आर नॉट अबाउट ओनली स्किल्स। अब जो जॉब्स है ना, वो केवल और केवल स्किल्स के बारे में नहीं रह गई हैं। ठीक है, स्किल्स ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। स्किल्स के बिना आप कंपनी में कैसे आप जाओगे, कैसे आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, कैसे आप उस कंपनी में आप काम करोगे। लेकिन अब उससे भी कहीं ज़्यादा मैटर कर रही है उस कंपनी की मनी, टाइमिंग, वहाँ के बिजनेस डिसीजंस एंड कुछ ऐसे फोर्सेस जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। तो इन सबको एक एक करके सभी को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला रीज़न आता है कि कंपनी ऐसा करती है जो कि अपने हायर स्किल्ड पर्सन को भी निकाल दे रही है। इसमें सबसे पहला रीज़न आता है कंपनी कट्स कॉस्ट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज़ द कंपनीज बिगेस्ट एक्सपेंसिव। एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? इट्स नॉट रेंट, इट्स नॉट सॉफ्टवेयर, इट्स पीपल, इट्स सैलरीज। जो कंपनी जो पर्सनस को, अपने पीपल्स को, अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी पे कर रही है, एक कंपनी के लिए वो सबसे बड़ा एक्सपेंस है, सबसे बड़ा एक्सपेंस। सो इमेजिन करो, एक कंपनी है, उसके रेवेन्यू ड्रॉप होना शुरू हो गई है। अब उस कंपनी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदा जा रहा है। मतलब जो कंपनी है वो बेसिकली उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। तो कंपनी अपनी जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करेगी। तो उसके लिए वो सबसे पहला स्टेप क्या लेगी? ले ऑफ। मतलब अपने जो कर्मचारी हैं उनको वो निकालना शुरू कर देगी। ये सबसे फास्टेस्ट वे है कि भाई अपनी जो आप कॉस्ट आ रही है उसको कम करना शुरू कर दो, क्योंकि रेवेन्यू कम होना शुरू हो चुके हैं। तो इसके लिए बेसिकली कंपनी क्या करती है ले ऑफ करते टाइम? वो ये बिल्कुल नहीं पूछ रही है कि आप सब में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन है। वो बस 3 क्वेश्चंस करती है कि ऐसे कौन से रोल है जिसको हम अभी अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से रोल्स हैं जिनकी अभी इसी वक्त हमारी कंपनी को सबसे ज़्यादा नीड है, एंड ऐसे वो कौन से रोल्स हैं जिनको हम कट करके अपनी कंपनी की सबसे बड़ी कॉस्ट को कट कर सकते हैं। सो एक हाईली स्किल्ड पर्सन को वहाँ से निकाला जा सकता है, जबकि एक एवरेज एम्प्लॉय वहीं पर रहकर काम कर सकता है। सो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो जब कभी भी क्राइसिस होते हैं तो कंपनी अपने बिजनेस फंक्शंस को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज करती है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप आता है कोर ग्रुप, मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग या एसेंशियल। एक ऐसे ग्रुप में डाल दिया गया एक बिजनेस फंक्शंस को जो कि अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड जो रेवेन्यू हमें जनरेट करके देंगे। सेकेंड ग्रुप होता है नॉन कोर ग्रुप, जिसमें हमारे आते हैं ग्रोथ या एक्सप्लोरेटरी, मतलब जो हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए मैंडेटरी है एंड जो कंपनी के लिए एक्सप्लोरेटरी है, मतलब जो कुछ ना कुछ ऐसी खोजबीन कर रहे हैं कि हम अपनी कंपनी में ऐसा क्या लेकर के आने वाले हैं जो हमारी कंपनी की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, अब मान के चलते हैं एक कंपनी है, ठीक है, अब जो एक एवरेज एम्प्लॉय है वो वहाँ की क्रिटिकल टीम में काम करता है। अब कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बेच रही है, तो अब जो कंपनी है उसको अपना जो एवरेज एम्प्लॉय है जो कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस में काम करता है, अपने उस एवरेज एम्प्लॉय को रखना ही होगा, क्योंकि कंपनी को पता है कि हमारे पास प्रेजेंट में कुछ तो एटलीस्ट क्लाइंट्स हैं, कुछ तो एटलीस्ट कस्टमर्स हैं और उनको हमें मेंटेन करना होगा ताकि हमारी रेवेन्यू पूरी ही ना गिर जाए। तो इसके लिए कंपनी अपने उस एवरेज एम्प्लॉय को, उस कस्टमर सपोर्ट सर्विस मैन को नहीं वहाँ से निकाल सकती है, क्योंकि उसकी अभी उसको नीड है। एंड कोई हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय है जो कि नॉन क्रिटिकल टीम में काम कर रहा है, जो कि उस नॉन कोर ग्रुप में काम कर रहा है। बेसिकली वो उस कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहा है, एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जो मतलब लॉन्च किया जाना है 2 साल बाद, एंड उसमें कंपनी काफ़ी ज़्यादा फंड कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस एम्प्लॉय को वहाँ से निकाल देगी कि अभी हमें नीड नहीं है। पहले हम अपनी प्रेजेंट को, जिस प्रेजेंट में
हम अभी हैं, पहले उसको तुम सर्वाइव कर ले, उसके बाद हम फ्यूचर का देखेंगे। तो कंपनी ने बेसिकली उसको फंड करना बंद कर देगी, उसमें इन्वेस्ट करना बंद कर देगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय था उसको निकाल दिया गया, क्योंकि जो एवरेज स्किल्ड एम्प्लॉय था वो अभी भी उसी कंपनी में है। इट्स नॉट फेयर बट इट्स फाइनेंशियली फेयर तो नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली देखा जाए तो कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है। नंबर सेकंड रीज़न आता है कंपनी के लिए ऐसा करने के लिए, मार्केट शिफ्ट। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में कुछ शिफ्ट नहीं आ रहा है, कंपनी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मार्केट में शिफ्ट आ रहा है। देखो, एज अ कस्टमर, एज अ पीपल, हम सब लोग क्या चाहते हैं? हम सब लोग चाहते हैं चेंजेस, बदलाव, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वो म्यूज़िक में हो, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो पहनावे में हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो ड्रिंक्स में हो। पहले हम कुछ और चाय पीना पसंद करते थे, अब हमारे टेस्ट कुछ किसी और चीज़ में आ गया। पहले पहनावा कुछ और हुआ करता था, फिर पहनावा कुछ और होना शुरू हो गया। तो हर चीज़ में लोगों का जो टेस्ट है वो बदलने लग गया। पहले हमें टेलीविज़न में कुछ और हमें देखना पसंद था, कुछ और देखना पसंद हो गया, म्यूज़िक में लोगों का टेस्ट बदलने लगा। तो इस प्रकार से जो बिजनेसेस हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देंगी? वो है बदलाव की, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। अगर एक कंपनी है, एक बिजनेस है, वो अपने कस्टमर को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और जब ये होता है तो जॉब्स में भी एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है। मान के चलते कि एक कंपनी है, उसने बहुत हैवीली इन्वेस्टमेंट करके एक ऑफलाइन रिटेलिंग शॉप शुरू की, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया। तो अब किस चीज़ की नीड होगी? डिजिटल मार्केटिंग की, लॉजिस्टिक्स की, ई कॉमर्स की, ना कि एक स्टोर ऑपरेशंस की। आप स्टोर ऑपरेशन, आप एज ए स्टोर मैनेजर कितने अच्छे थे, अब इसकी नीड नहीं है। अब नीड है तो ऑनलाइन में आप कितने अच्छे हो, आप अपनी जॉब में कितने भी अमेजिंग हो सकते हो, लेकिन अगर आप अब इस वक्त आपके उस रोल की, आपकी उस जॉब की, उस कंपनी को नीड नहीं है तो अब आप रिप्लेसेबल हो। पता है हम लोग क्या सोचते हैं? आई एम वैल्यूएबल इफ़ आई एम गुड एट वॉट आई डू। मैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ अगर मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ, जिस चीज़ को कर रहा हूँ उस चीज़ में अगर मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं उस कंपनी के लिए वैल्यूएबल हूँ। लेकिन एक कंपनी क्या सोचती है? एक कंपनी के लिए वैल्यूएबल वो इंसान है जो व्यक्ति उस रोल को परफॉर्म कर रहा है जिस रोल की कंपनी को इस वक्त नीड है। स्किल्स मैटर बट रेलेवेंस मैटर मोर। स्किल मैटर करती है, लेकिन क्या आप अभी उस कंपनी के लिए रेलेवेंट हो? जो अभी प्रेजेंट की नीड है, आप उसके लिए क्या रेलेवेंट हो? कंपनी ये देखेगी। नंबर थर्ड रीजन है रोल्स डिसअपीयर। कभी कभी क्या होता है, जिस रोल में मैं एज एन एम्प्लॉय काम कर रही हूँ उस कंपनी में, वो रोल ही डिसअपीयर हो चुका है। और ये मेजरली 3 रीजंस की वजह से होता है। सबसे पहला रीजन आता है ऑटोमेशन। भाई पहले किसी काम को करने के लिए 5 एम्प्लॉयज़ की नीड थी, लेकिन अब ऑटोमेशन के कारण उस काम को अब एक सॉफ्टवेयर ही कर रहा है, तो अब उन लोगों की नीड नहीं है, तो अब जो एम्प्लॉय है उसकी अब उस कंपनी में कोई नीड नहीं है। नंबर सेकंड है एफिशिएंसी। कंपनी क्या चाहती है कि मुझे कम से कम पैसा देना पड़े, उस एम्प्लॉय से ज़्यादा काम निकले, एंड वो काम एक बहुत ही अच्छे मैनर में भी निकल जाए और सब कुछ ढंग से एफिशिएंट वे में भी हो जाए एंड इफेक्टिव वे में भी हो जाए। फ्यूअर एम्प्लॉयज़ मोर आउटपुट, सो रोल्स गेट मर्ज। तो कंपनी क्या करने की कोशिश करती है कि किस प्रकार से हम इनके रोल्स को ही मर्ज कर दें। तो ऐसा कैसे होता है? देखो, मान के चलते हैं कि पहले जो न्यूज़ स्टेशंस होते थे उनको एक अगर कोई न्यूज़ कवर करनी है तो उसके लिए उनको 3 लोगों को भेजना पड़ता, तो उनको इसके लिए उन्हें 3 लोगों को भेजना पड़ता था, जिसको बोलते थे 3 मैन क्रू। उनमें से एक पर्सन क्या करेगा, वो कैमरे के सामने खड़े होकर के वो जो न्यूज़ है उसको कवर कर रहा है, उसके बारे में वो सब कुछ बोल रहा है। सेकेंड पर्सन कैमरा को हैंडल कर रहा है, एक बहुत ही बड़ा उसके पास कैमरा है एंड उसको वो अच्छे से हैंडल कर रहा है एंड उसको वो कवर कर रहा है। थर्ड पर्सन वो जो साउंड को चेक कर रहा है क्योंकि साउंड कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, साउंड इंजीनियर है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया कंपनीज को लगा कि इनके रोल्स को मर्ज किया जा सकता है, तो कंपनी उसने क्या किया, अब न्यूज स्टेशन क्या करते हैं, अब वो एक पर्सन को भेज देते हैं विद 4K लाइट वेट कैमरा। भाई आप एक 4K का कैमरा है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, एक ट्राइपॉड सेट करना है, उस पर आपको एक कैमरे को रखना है, एक वायरलेस माइक आपको मिल जाएगा, उसके आपको क्लिप करना है एंड साउंड वगैरह सब कुछ। अब जब एक पर्सन खुद कर सकता है, उसके रोल्स को मर्ज करके जो एक पर्सन खुद वो सब काम कर सकता है, तो क्यों वो कंपनी 3 लोगों की सैलरीज को पे करेगी? मतलब अब कंपनी केवल एक पर्सन की सैलरी को पे कर रही है और उससे 3 लोगों के काम वो निकलवा रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो 2 लोगों की जॉब थी अब वो जा चुकी। नंबर थर्ड इसमें आता है स्ट्रेटेजी चेंज। कभी कभी क्या होता है कि जिस कंपनी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी ना, अब वो जो स्ट्रेटेजी है वो ही बदल चुकी है, तो इसकी वजह से पूरा की पूरा डिपार्टमेंट ही खाली हो जाता है, पूरा की पूरा डिपार्टमेंट ही रातों रात वैनिश हो जाएगा अगर कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी ही चेंज कर दी। जैसे कि एप्पल का प्रोजेक्ट हुआ करता था जिसमें एप्पल बना रहा था सेल्फ ड्राइविंग कार एंड उन कार को वो टेस्ला से कम्पीट करने वाली थी। इसके लिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे उस कार को, सेल्फ ड्राइविंग कार को बनाने के लिए। उसमें टॉप इंजीनियर्स को शामिल किया गया एंड पता नहीं बिलियन माइंडेड लोगों को उसमें हायर किया गया था एंड बहुत सारे पैसे उन पर खर्च भी की गई थी। लेकिन जब उस कंपनी को एहसास हुआ कि ये बहुत ही लो प्रॉफिट अब मार्जिन में रहने वाले हैं, इसको बनाने का कोई सेंस अभी नहीं बन रहा है, तो उस कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को
हटा दिया, उस कंपनी को फिनिश कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट में शामिल थे सबकी जॉब रातों रात चली गई या फिर उन्हें किसी और जॉब पे स्विच कर दिया गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रेटजी चेंज होने के कारण सारा जो डिपार्टमेंट है वो भी बैनिश हो सकता है। अब इन सब चीज़ों को अगर इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाए तो जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में देखा जाता है कि जो जॉब्स है वो एग्जिस्ट करती है डिमांड के कारण, एंड डिमांड डिपेंड करती है कि हम लोग जो एज अ जो पीपल हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर वो खर्चा कर रहे हैं, एंड उन चीज़ों के लिए जो बिजनेसेस है वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो जो इकोनॉमी है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड एक होती है वीक इकोनॉमी। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में जब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी तो लोगों के पास पैसा है, उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को वो अच्छा कर रहे हैं, उसको इंप्रूव कर रहे हैं, एंड उसके लिए बिजनेसेस भी अच्छे से काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट चल रही है, लोगों के पास जॉब्स हैं, उनके पास अच्छी अच्छी सैलरीज है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो जब लोग खर्च कर रहे हैं तो बिजनेसमैन के पास पैसा आ रहा है, बिजनेसमैन लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा से हो रहा है। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी वीक हुई तो वीक इकोनॉमी में जब लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया, बिजनेसेस के पास पैसा कम पहुंचने लगा, तो इसकी वजह से उनका जो असर है वो उनके एम्प्लॉयज़ पर पड़ने लगा। तो इस प्रकार से इकोनॉमी इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है, इन सब चीज़ों को पर वो अफेक्ट पड़ता है। So your security is not about you. It depends on consumer behavior, industry trends, economy। ये बहुत सारी चीज़ों पर हमारी जो जॉब है, सिक्योरिटी है, वो डिपेंड करती है। सो इकोनॉमी के बारे में हम डीपली बहुत सारी वीडियोस में बात करेंगे। अब ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशंस में हम बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ही जॉब पर डिपेंड करना बंद करना पड़ेगा, या फिर जो हमारे जो ये बीइंग गुड का जो हमें वो मिला पड़ा है कि इस पर ही रिलाई हो जाओ, सब चीज़ एक काम में आप अच्छे हो जाओ, इसको अब बंद करना पड़ेगा। क्योंकि केवल आप एक ही चीज़ में अच्छे हो और वही चीज़ अगर चली जाए तो कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो हमें अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, क्या वो चीज़ वो मेरा जो रोल है, क्या वो उस कंपनी के लिए अभी प्रायोरिटाइज है या फिर नहीं है, क्या कंपनी को उसकी नीड है या फिर नहीं है, क्या वो फ्यूचर प्रूफ है या फिर नहीं है। एंड नंबर सेकंड है ट्रैक वेयर द मार्केट इज गोइंग। हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि मार्केट वास्तव में कहाँ की तरफ जा रहा है, कौन सी स्किल्स ग्रो कर रही हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज एक्सपेंड कर रही हैं, एंड कौन सी ऐसी डिमांड्स है जो लोगों की बढ़ रही है, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग जो बिजनेसेस हैं वो बिहेव करने वाले हैं। बिल्ड एडेप्टेबिलिटी नॉट जस्ट एक्सपर्टाइज। ठीक है, हम एक काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन अब अडाप्ट करने का भी वक्त आ गया है कि हमें हर चीज़ को अडाप्ट करके देखना पड़ेगा, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर हमारी जॉब स्विच होती है तो क्या हम उस जॉब को उस चीज़ के लिए हम क्या तैयार हैं अब इस वक्त। मतलब हमें न्यू टूल्स को लर्न करना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। एंड नंबर फोर्थ इज डोंट डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। हम केवल और केवल एक ही इनकम सोर्स पर अब डिपेंड नहीं रह सकते हैं, हमें अपनी जो इनकम सोर्सेस है उनको बढ़ाना ही होगा। इफ़ पॉसिबल बिल्ड साइड इनकम, इन्वेस्ट, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़।